नमस्कार, एनडीटीवी स्पेशल में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। छत्तीसगढ़ जो कभी लाल आतंक के साए में था, जहां के करीब 15 जिले नक्सल प्रभावित माने जाते हैं या यूं कहें कि नक्सलियों के गढ़ के तौर पर जाने जाते थे, वहां अब लाल आतंक का खात्मा तय है। बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक की। बैठक में आला अधिकारी मौजूद थे और मौजूद थी तमाम चुनौतियां भी। राज्यों की सीमा की चुनौती, ग्रामीण इलाकों में आम भोले भाले लोगों के बीच नक्सलियों के डर की चुनौतियां, बीहड़ क्षेत्र में सफल नक्सल ऑपरेशन की चुनौतियां, पर फिर सबने एक मेगा प्लान बनाया। सुरक्षा बलों ने तमाम चुनौतियों पर लगाम लगाने और लाल आतंक के खात्मे का मेगा प्लान तैयार किया और छत्तीसगढ़ ने अंजाम दिया अब तक के सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन को। यह सिलसिला यही नहीं थमा, क्योंकि तमाम योजनाओं और मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिशों के बीच जो नहीं मान रहे उन्हें छोड़ेंगे कैसे। सुरक्षा बलों ने फिर प्लान किया कांकेर एक्शन और कांकेर मुठभेड़ में मारे गए 5 नक्सली। साथ ही बलरामपुर में नक्सलियों के मंसूबों पर सुरक्षा बलों ने पानी फेरा। 4 किलो के आईडी को बरामद किया, डिफ्यूज किया। सिलसिला यही नहीं थमता, एक्शन और योजनाओं की लंबी फहरिस्त है। सरकार ने औद्योगिक नीति में सरेंडर कर चुके नक्सलियों और नक्सल पीड़ित लोगों के लिए खास सहूलियतों का ऐलान किया है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सबसे आपका परिचय कराते हैं और उसके बाद समझेंगे क्या कुछ चीजें चल रही है। हमारे साथ जुल्फिकार अली रायपुर से, विकास तिवारी बस्तर से, अजय चंद्राकर नक्सल मामलों के जानकार और पीके मिश्रा जी रिटायर्ड एडिशनल डीजी बीएसएफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। सबसे पहले पीके मिश्रा जी, एक बड़ा सवाल, आप इस एक्शन को, ये जो फिलहाल चल रहा है, उसे किस तरीके से देखते हैं? एक मेगा प्लान तैयार किया गया है और इस बार जो इलाके जहां पर बॉर्डर की सीमाएं हैं, नक्सली एक तरफ वारदात को अंजाम देकर दूसरी तरफ चले जाते थे, लेकिन अब तीनों ही राज्यों की पुलिस जो है, तीनों ही राज्यों की टीम जो है, वो मिलकर इस ज्वाइंट एक्शन को अंजाम दे रही है। तो इसे किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, जिस तरीके से अभी एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है ग्राउंड में, पहले तो है कि जो ट्रूप्स वहां पर सम्मिलित हुए हैं, जो ट्रूप्स ग्राउंड में ऑपरेट कर रहे हैं, वो फील्ड को अच्छी तरह पहचानते हैं। वहां ऑलरेडी वो ऑपरेशन कर चुके हैं और फील्ड टेरेन के बारे में उनको नॉलेज बहुत है। दूसरा है, अब आप देखिए, जो पहले जो था, आप देख लीजिए, जब हमारा छत्तीसगढ़ में अटैक करते थे तो वहां प्लानिंग होता था उड़ीसा में। अब वो चले जाते थे उड़ीसा क्रॉस करके मलकानगिरी, तुलसी डोगरी से उड़ीसा क्रॉस करके आंध्र चले जाते थे। अब ये सब नहीं होता है, क्योंकि अभी आप खुद ही बता रहे थे, जिस तरीके से अभी मैक का इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रहा है और ऑपरेशन का कोऑर्डिनेशन होता है तीनों स्टेट के बीच में। अब उसमें जो है, जो हमारा बॉर्डर है छत्तीसगढ़ को लगा करके, जो बॉर्डर है उड़ीसा के साथ और दूसरे स्टेट के साथ, उसमें डिप्लॉयमेंट काफी किया गया है और उसको ड्रोन के ऊपर भी नजर रखा जाता है, ताकि एक स्टेट में जो ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करने के टाइम पर मिलिटेंट जो नक्सलाइट्स जो है दूसरे स्टेट को नहीं चले जाएंगे। और दूसरा है, जब ये ऑपरेशन एक स्टेट में होता है, दूसरे स्टेट का जो फोर्सेस है वो अपना बॉर्डर को वहां पर डिफेंस करके रखते हैं और उसको डोमिनेट करके रखते हैं और बिल्कुल उसके ऊपर उनका ड्रोन चलता रहता है। ड्रोन के साथ कम्युनिकेशन अपना शेयर किया जाता है। बेस्ट पार्ट ऑफ इट, आजकल जो ऑपरेशन चल रहा है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के पुलिस जो वहां पर ऑपरेशन चलाते हैं, उनका मेन चीज है ग्राउंड इंटेलिजेंस शेयरिंग और बेस्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम एयर and communication from ground to ground, even ground from one state to the ground of other state. That is the best part of it, जिसमें नक्सलाइट्स जहां पर ट्रेनिंग देते हैं, जहां पर वो भागना चाहते हैं, उनका जो रिट्रीट पाथ है उसको ब्लॉक किया जाता है और वो कैप्चर हो जाते हैं। और पर्टिकुलरली उनका जो मस्कस होता है, पहले तो था जो कि इन्फॉर्मर होते थे गांव में, काफी इन्फॉर्मर्स को मार देते थे। आजकल वो नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट, रोड का डेवलपमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का डेवलपमेंट, बिजनेस का डेवलपमेंट, हेल्थ का डेवलपमेंट, हर एक जगह का डेवलपमेंट नक्सलाइट्स एरिया में और इंटीरियर जो हमारा जंगल का एरिया था, सरंडा हो, दंडकारण्य हो, बस्तर हो, उसके बीच में जो है
डेवलपमेंट बहुत हो चुका है। जो चीज मैंने 20 साल पहले देखा था, जो मैं लास्ट ईयर गया, मेरे को पता है क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो उन लोगों को पता है कि हम नक्सलाइट्स ना बने, हमारे बच्चों को नक्सलाइट्स ना बनाए, और हमारे बच्चे ऊपर करके आए, उभर करके आए, और देश का कोई भी तो जो तरक्की होता है, देश जैसे तरक्की कर रहा है उसमें शामिल हो जाए। और इसमें जो है जी। काफी और बड़ी चीज है जो स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, नक्सलाइट को सरेंडर करना। मैं उड़ीसा में जो सरेंडर प्लान है और जो छत्तीसगढ़ में सरेंडर प्लान है उसको मैं सराहना करता हूं, जिसके वजह से काफी मिलिटेंट सरेंडर किए हैं। और जो सरेंडर करते हैं देखिए जी उनको भी बिल्कुल उनको मिश्रा जी, इसमें कुछ क्या अपडेट भी है। हमारे सहयोगी जुल्फिकार जुड़े हुए हैं। हमने एक्शन की बात की, हमने डेवलपमेंट की बात की। जुल्फिकार, छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति का ऐलान किया है जिसमें कुछ सही सहूलियतों का भी ऐलान किया गया है। इससे कितना फर्क पड़ता है और क्या है खास? देखिए, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नई औद्योगिक नीति 2024 और 30 लॉन्च की है, उसके तहत नक्सल प्रभावित और नक्सली जो नक्सली थे वो सब आत्मसमर्पित होने के बाद उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है। क्योंकि सरकार की भी नीति है कि जो नक्सल मोर्चे पर जो पीड़ित हैं, जो नक्सली हैं, अगर वो मुख्य धारा से जुड़ते हैं तो उन्हें किस तरीके से मुख्य धारा से जोड़ा जाए। अब उद्योग नीति जो लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, उसका सीधा मकसद ये है कि उस इलाके के लोग, खासकर जो बस्तर के इलाके के लोग हैं जो इसमें पीड़ित रहे हैं और जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, उन्हें किसी भी तरीके से मुख्य धारा से जोड़ना है। तो ऐसे में उद्योग में भी उनको छूट दी जाएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं वो उद्योगपति भी बन सकते हैं, क्योंकि सरकार अगर सुविधाएं उनको देगी, अगर कोई भी उद्योग लगाया जाता है और किसी भी स्कीम के तहत अगर उसे जो सब्सिडी दी जा रही थी, अब वो नक्सल प्रभावित और आत्मसमर्पित जो नक्सली हैं उनको अतिरिक्त 10% की छूट दी जाएगी। अब ये इस तरीके से अगर लाभ वहां के क्षेत्र के लोग लेते हैं तो निश्चित तौर से उस जगह पे उद्योग तो स्थापित होंगे और उसके साथ साथ मुख्य धारा से ये लोग जुड़ेंगे। और जब ये लोग आर्थिक रूप से संपन्न होंगे तो एक सीधा सा संदेश उस क्षेत्र में जाएगा जो नक्सल मूवमेंट से जुड़ते हैं कि मुख्य धारा से जुड़ने के क्या क्या फायदे हैं। तो लगातार सरकार जो है अपनी योजनाएं लेकर आ रही है। अब उद्योग नीति जो नई लेकर आई तो उससे उम्मीद ये जताई जा रही है कि बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि बस्तर को जिस लिए जाना जाता था और नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के लिए जाना जाता था, नक्सली घटनाओं के लिए जाना जाता था, तो आने वाले वक्त में जो पॉलिसी है तो उसे इस बात के लिए भी जाना जाएगा कि जिन हाथों में बंदूक थी, जो लोग पीड़ित थे, आज वो वहां पर उद्योग को चला रहे हैं, नया उद्योग स्थापित कर रहे हैं और उसमें सरकार की एक बड़ी भूमिका है। तो उम्मीद यही जताई जाती है कि इसके सकारात्मक परिणाम आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही आपने कहा पीके मिश्रा जी। सिर्फ एक्शन ही नहीं, तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं लोन वर्राटू के साथ। अभी इसमें अपडेट भी सामने आ गए जैसा हमारे सहयोगी जुल्फिकार ने बताया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक्शन के साथ साथ योजनाएं हैं, मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सरकार की मंशा है कि आप मुख्यधारा से जुड़ जाए, बावजूद इसके नक्सली हैं कि मानने को तैयार नहीं है, आम भोले भाले लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्या वजह इसके पीछे, बड़े वजह के तौर पर क्या देखते हैं आप? देखिए, ये इसलिए होता है कि कुछ एरिया जो था, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं। पहले जब हम एक बार दंडकारण्य के अंदर गए थे, मैं खुद गया था, तब वहां पर उन्होंने देश के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लोगों को ये पता नहीं था कि भारत में क्या चल रहा है। और वो इतने पिछड़ा हुआ एरिया था दंडकारण्य। और प्रॉब्लम हुआ जब 1971 में काफी बांग्लादेश से शरणार्थी आ गए थे, वहां पर जो आदिवासी थे उनको निकाल दिया गया बाय फोर्स, और वहां पर जो शरणार्थी बांग्लादेश से आए थे उनको वहां बैठा दिया गया, जिसके वजह से वो जितने लोग वहां से निकल गए आदिवासी, वो क्या बन गए? नक्सलाइट्स बन गए। लेकिन अब जो है, जो नक्सलाइट्स को इजीली उनको इन्फॉर्मर जो मिल जाते थे बाय फोर्स, वो जो जा करके अपना विलेज में, जो इंटीरियर विलेज में जा करके वो अपना सोर्स बनाते थे, जो फोर्स का इंफॉर्मेशन, फोर्स का लॉजिस्टिक्स, फोर्स का जो इंटेलिजेंस जो है, इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन लेते थे, अब उसमें थोड़ा सा बहुत कम हो चुका है, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ एरिया प्रोग्रेस जो है वहां पर बहुत ज्यादा हो चुका है। अब जो है, मैं देख रहा हूं जो आदिवासी जो है, पर्टिकुलरली आप बस्तर के अंदर जाएंगे
बस्तर के आदिवासी अभी इच्छुक नहीं है कि वो नक्सलाइट्स के साथ रहे, नक्सलाइट के साथ बंदूक रखे या नक्सलाइट्स के साथ वो ऑपरेशन के लिए जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो वो नहीं बन सके उनका बच्चे जो है वो उनसे बढ़ करके बने, वो मुख्य धारा में आ जाए। वो जगह चला, जी वो टाइम चला गया है। मैं आपके साथ ये सहमत नहीं हूं कि नक्सलाइट्स जो है अभी भी वो इतना इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस कलेक्ट कर सकते हैं कि उतना उनका जो भारी है, उनका जो प्रादुर्भाव है जो गांव के इंटीरियर गांव के ऊपर था, वो अभी भी है, वो जा चुका है। और जिस तरीके से मैक इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रहा है, जिस तरीके से कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन हो रहा है, और दूसरा है जो नक्सलाइट सरेंडर किए हैं, काफी नक्सलाइट्स और काफी वहां के बच्चे जो हैं आईआरबी में ज्वाइन किए हुए हैं, जो कि वहीं पर ऑपरेट कर रहे हैं उन नक्सलाइट्स के अगेंस्ट में। आईआरबी, महिला बटालियन, इन सभी में उन्होंने ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये टाइम नहीं रहा कि नक्सलाइट्स जो है आप देखेंगे हर एक साल में नक्सलाइट जो जितना एरिया हमारा पहले बना था, इतना 15 डिस्ट्रिक्ट रह गया है। मेरे को ये पता है अमित शाह जी जो बताएंगे 26 मार्च के तक हम इसको बिल्कुल बंद करेंगे, डेफिनेटली वो होगा ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन चल रहा है, जी उड़ीसा से ऑपरेशन चल रहा है, आंध्र में ऑपरेशन चल रहा है, बेस्ट पार्ट ऑफ इट जो बॉर्डर गार्ड कर रहे हैं, स्टेट बॉर्डर का जो गार्डिंग हुआ है, और उस आई विल टेल यू, मैंने खुद देखा कि ड्रोन के ऊपर, ड्रोन से कम्युनिकेशन ले रहे हैं, जितना पेट्रोल पार्टी जाता है उनके साथ ड्रोन का कम्युनिकेशन, पहले तो ये सब कुछ था नहीं। तो ये जो आप देखेंगे जब VC शुक्ल जी को मारे थे वहां पर पूरे के पूरे वहां से जा करके कांकेर से होकर के तुलसी डोगरी होकर के वो मालकानगिरी पहुंच गए। तो अब वो मालकानगिरी जा नहीं सकते, उड़ीसा नहीं जा सकते, आंध्र नहीं जा सकते, ये सब बंद हो चुका है। बिल्कुल लेट अस होप कि हम बिल्कुल सक्षम है, और जिस तरीके से हमारा पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं, पहले उनका जो मेडिकल प्रॉब्लम भी था, जैसे ब्रेन मलेरिया वगैरह होता था, उनका अकोमोडेशन भी नहीं मिलता था, उस टाइप का अभी प्रॉब्लम है ही नहीं। अब वो जो है जंगल के अंदर ऐसा है, जंगल टेरेन में बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं हमारा आईआरबी। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ये सबसे खास है। सर आते हैं आपके पास, और हमारे साथ अजय चंद्राकर जी भी जुड़ गए हैं। साहब आपके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है, विकास तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा बताएं। विकास, हमने बात की डेवलपमेंट और सरेंडर पॉलिसी को लेकर, तमाम मसलों को लेकर हम बात कर रहे हैं। जरा आपसे नक्सलियों के अगेंस्ट जो एक्शन लिए जा रहे हैं उससे लेकर अपडेट जानना चाहेंगे, क्या है हालात? देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी, आपने एक खास बात देखी होगी कि सरकार बनने के पहले केंद्रीय गृह मंत्री जब भी बस्तर छत्तीसगढ़ के दौरे में आते थे, उनके हर भाषण में एक बात कॉमन होती थी कि उनका कहना था कि अगर उनकी सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में तो निश्चित ही तौर पर छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी समस्या है माओवाद, उसे जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार बन गई और निश्चित ही तौर पर बीते 24 साल में जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ हमले होते रहे, सरकार जो ऑपरेशन करती रही, ये पहला साल होगा कि बीते 24 साल में इतने बड़े संख्या में आंकड़े मिल रहे हैं। जो मारे गए माओवादियों के आंकड़े हों या माओवादियों के द्वारा जो हथियार जवानों से छीन लिए गए उन्हें वापस रिकवर करने के आंकड़े हों, या सरेंडर करने वाले माओवादियों के या गिरफ्तार किए जा रहे वाले माओवादियों के आंकड़े हों, सारे आंकड़े इस बार के ऐतिहासिक रहे हैं। अभी साल पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और आंकड़े जो है तो पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं, और इसी रिकॉर्ड के बदौलत ही केंद्रीय गृह मंत्री अब ये तक बोल चुके हैं कि 31 मार्च 2026 तक माओवादियों का दंडकारण्य ही नहीं बल्कि पूरे देश से खात्मा कर दिया जाएगा। निश्चित ही तौर पर ऑपरेशन लगातार चल रहा है और सफलतम ऑपरेशन। अभी बीते दिनों का, अभी आज ही जो कांकेर पुलिस ने खुलासा किया कि 28 लाख के माओवादियों को मार गिराया गया। 3 दिन तक जवानों ने माओवादियों को उनके कोर इलाके में घेर कर रखा था। हालांकि ये तो माओवादियों का उनका अनुभवी इलाका है, इसी वजह से जो बड़े स्तर के माओवादी वहां से बच निकले, नहीं तो उम्मीद थी कि और भी बड़े स्तर के माओवादी उस इलाके से मारे जाते, जिसमें सोनू दादा वेणुगोपाल जो हैं किशन जी के छोटे भाई, जिन्हें की पोलित ब्यूरो का दर्जा प्राप्त है, और भी साथी अभय जो कि प्रवक्ता है माओवादी संगठन के, इस स्तर के माओवादियों को घेरा गया था। लेकिन 3 दिन तक जवान अब पूरी मुस्तैदी से उस इलाके में जाकर लड़ रहे हैं। ये रणनीति बदलने का ही फर्क है, और साथ ही साथ जो समर्पण नीति में जो फर्क जो नई कोशिश की गई है सरकार के द्वारा, मुझे लगता है कि अब इसका प्रभाव निचले स्तर के माओवादियों को मिलेगा, क्योंकि निचले स्तर के माओवादी ही सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं अगर संगठन में बात की जाती है।
बिल्कुल आपने ठीक कहा। अजय चंद्राकर जी नक्सल मामलों के जानकार हैं। अजय जी, हमारी कोशिश, प्रशासन की, सरकार की कोशिश नक्सलियों को लेकर एक्शन से ज्यादा उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की है। अब इस बीच मेगा प्लान भी है, इस बीच ज्वाइंट ऑपरेशन भी है, तीनों स्टेट मिलकर यहां पर एक्शन ले रहे हैं, सरेंडर पॉलिसी भी है, उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन की जा रही हैं। वक्त के साथ बेहतर रणनीति के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, पर इन सब के बीच कहां पर क्या चुनौती आप देखते हैं जिस वजह से आज भी मुठभेड़ की तस्वीरें ही नजर आ रही हैं? जो हम उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोग जो नक्सली हैं वो सरेंडर करें, वो मुख्य धारा से जुड़े, वो वहां पर जितनी संख्या होनी चाहिए थी शायद लगता है कि उससे कम है। बिल्कुल अमृत जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं, यकीनन यह सत्य है, इससे इनकार नहीं है कि 2024 प्रशासन के लिए, सरकार के लिए और केंद्र सरकार की जो योजनाएं रही हैं, और नक्सलियों को सबसे ज्यादा नुकसान 2024 में ही हुआ है। लेकिन जनरली चर्चा होती है अमृत जी, आप जो चर्चा की है उसके पीछे इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो इसके दो रूप, एक तो 80 के दशक का और 80 के दशक के पहले का। 1964-65-66 में जिस तरह का माहौल बस्तर में था और राजा भंजदेव जी के महल में जो गोलीकांड हुआ, उस समय जो प्रशासन में थे वो भारी भूल किए, उसी का खामियाजा आज तक बस्तर भुगत रहा है। वो खामियाजा ये था कि वो भूल क्या थी कि उस समय के जिला मजिस्ट्रेट, उस समय के न्यायाधीश, उस समय के कह सकते हैं कि जो मुख्य सचिव, वो नई दिल्ली को गलत जानकारी प्रेषित किए कि बस्तर वाले राजा भंजदेव जी इसे नागालैंड बनाना चाहते हैं, मिजोरम जैसा बनाना चाहते हैं, ये भारतीय यूनियन में नहीं रहना चाहते। तो उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और उस समय के जिला मजिस्ट्रेट और एसपी मिस्टर खन्ना और मिस्टर खुराना और मिस्टर अकबर ये गलत जानकारी दिए थे। लेकिन आज का प्रशासन 2024 में सही जानकारी दे रहा, ये बड़ा गैप है। और साथ ही साथ उस समय जो सिखाया गया, फिर 80 के बाद जो उफान चलता गया, 14-15 का जो दौर था, और आज नाउ ए डे वहां एजुकेशन पहुंच रही, एजुकेशन पहुंचने के बाद फोर्स के प्रति विश्वास है। और जैसा कि आज बस्तर विकास प्राधिकरण के मीटिंग में एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया कि अंदरूनी क्षेत्रों तक लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना, और यह तभी संभव है शासन के प्रति नागरिकों का विश्वास मजबूत होगा। यह बड़ा सेंटेंस है, तो हमारे इसमें कोई शक नहीं, हमारे फोर्स, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट या फिर आम नागरिकों में। और सबसे बड़ी बात है अमृत जी, जो बाहर से सामाजिक संगठन आकर के वहां का माहौल प्रतिकूल बनाया करते थे, उसमें सबसे बड़ी बंदिश लगी है जिसे प्राइम मिनिस्टर अर्बन नक्सल भी कहते हैं। उसमें बहुत बड़ा एक प्रकार से उसको ब्रेक किया गया है और आम नागरिकों में जागरूकता मुख्य धारा से जुड़ने के प्रति तीव्र गति से बढ़ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन इस बीच पीके मिश्रा जी, एक जिस आइडियोलॉजी की बात होती थी पहले कि एक खास आइडियोलॉजी से जुड़े हुए ये लोग हैं, कुछ नक्सलियों के बीच ऐसे लोग भी थे जो कई चीजें जानते थे, उन्हें समझाते थे, उन्हें कन्विंस करते थे, मैनिपुलेट किया जाता था। लेकिन बीते दिनों हमने जो अपडेट देखे हैं, अब वैसी चीजें नजर नहीं आती कि ये किसी खास आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो फिर बड़ा सवाल ये उठता है कि ये कौन से लोग हैं, कौन सी चीजों से प्रभावित हैं कि इन्होंने हथियार पकड़ा हुआ है, मुख्यधारा से नहीं जोड़ना चाहते। देखिए, पहले जो उनका आइडियोलॉजी था, ये तो चारू मजुमदार जी के टाइम से चलते आ रहा है कि उनके पास कुछ आइडियोलॉजी तो था। आजकल जो नक्सलाइट्स है जो ऑपरेट कर रहे, आप बस्तर देख लीजिए, सरंडा देख लीजिए, दंडकारण्य देख लीजिए, दे आर मिलिटेंट्स। इनका आइडियोलॉजी कुछ नहीं है। इजी लाइफ और इजीली हाथ में अपना पैसा इकट्ठा करना और एरिया को डोमिनेट करके रखना और दूसरों को आगे बढ़ने नहीं देना, और एरिया का डेवलपमेंट भी वो नहीं चाहते हैं। ये है उनका पॉलिसी, ताकि वही बढ़ते रहे और उस एरिया में डेवलपमेंट ना हो, स्टेट गवर्नमेंट ना घुस सके,
या फोर्स वहां पर नहीं जा सके, ये उनका नीति था जिसके लिए वो चल रहे थे। आप देख लीजिए जो कि बीजापुर में हुआ था, सुकमा में हुआ था, टेडमेटला से हुआ था, वो अब नहीं होगा। आप देख लीजिए अभी जस्ट लास्ट 2 दिन में देख लीजिए 8 नक्सल जो आईईडी प्लांट कर रहे थे उसूर और टेकमेटला में, 8 के 8 पकड़ेगी। क्या इंफॉर्मेशन आजकल आता है, वो टाइम चला गया। वो मुख्य धारा में बिल्कुल आना ही नहीं चाहते थे क्योंकि वो उस एरिया को डेवलपमेंट करना ही नहीं चाहते थे। ये एक चीज था जो कि उनके फेवर में जाता था। और जितने वहां पर आदिवासी लोग थे, दंडकारन में हो, बस्तर में हो, सरेंडर में हो, ये सब उनके अंडर में रहते थे बाय फोर्स। वो उनको वहां पर से इवन ए लॉट ऑफ गर्ल्स आल्सो, लॉट ऑफ वुमेन चाइल्ड आल्सो, दे जॉइंड नक्सलिज्म एंड दे वर ट्रेन्ड आल्सो इन द ट्रेनिंग एरिया। लेकिन ये चीज आज नहीं है क्योंकि अभी जो है उस गांव जब डेवलपमेंट हो चुका है तो लोग चाहते हैं कि उनका बच्चे जो है मुख्य धारा में आए, और जो भी उनका बच्चे जा चुके हैं वो सरेंडर करें ताकि मुख्य धारा में आ जाए। और मैंने बहुत देखा है, मैंने काफी लड़कों से बात किया था जो आईआरबी में है हमारे, जो कि पहले नक्सलाइट्स थे और अभी कांस्टेबल्स हैं। और वो मैं बोलता तुम लोग कैसे काम कर रहे हो, और वो बोलते साहब हमें पता है बस्तर क्या है, हम बस्तर में नक्सलाइट्स थे और हम बस्तर में चाहते हैं कि हम देखेंगे कि बस्तर से नक्सलाइट्स यहाँ से दूर हो जाए। और हमारे जो फ्रेंड्स हैं हम भी बात कर रहे हैं उनसे कि आप लोग सरेंडर करिए। मेरे को इतना अच्छा लगा उन जवानों से बात करने का, और यही चीज चलता रहेगा। और एक बहुत बड़ी चीज मैं बता रहता हूं, पैरामिलिट्री फोर्स बिल्कुल वहां पर जो है हम वहां पर ही रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। और ऐसा है बिल्कुल, हमारा तो कांस्टेबल के लिए 10th क्लास पास या 12th, कभी कभी 12th क्लास, अभी हम तो 8वीं क्लास या 7वीं क्लास, इवन 5वीं क्लास पास हो अगर कोई हमको मिल गया उस एरिया में, सब ज्वाइन कर रहे हैं इन पैरामिलिट्री फोर्सेस। थैंक टू द स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नोटिफिकेशन के लिए। और वो चीज नहीं रहेगा। और वो जो है हमारा विशेष शुक्ला और इतना आदमी जो वहां पर मरे गए थे, ताड़मेटला में इतना हो गए थे, 64 शहीद हो गए थे, बीजापुर सुकमा में इतना शहीद हो गए थे। अब ये इंसिडेंट नहीं होगा क्योंकि डेवलपमेंट, प्रगति बहुत जोर से चलते आ रहा है छत्तीसगढ़। बिल्कुल मिश्रा जी आपने बहुत अच्छी तस्वीर का जिक्र किया, लेकिन मुश्किल तो यह है कि ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। एक विकास आपसे समझना चाहेंगे जिसका जिक्र मिश्रा जी भी यहां पर कर रहे हैं। जैसे हमारे एक सिस्टम है, हमारी सरकार का, हमारे प्रशासन का एक सिस्टम है, वैसे नक्सलियों का भी सिस्टम है। जाहिर सी बात है वे अपने भी मेगा प्लान को लेकर आगे बढ़ते हैं। जो ग्रामीण इलाके जहां पर उनके पहले के कुछ प्लान्स हुआ करते थे या पहले जिस तरह से उनकी पैठ हुआ करती थी, अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें तो इस मामले में वे कितने पीछे जा चुके हैं, कितना उन्हें नुकसान उन इलाकों में हुआ है जो उनके पैठ, उनके गढ़ के तौर पर जाने जाते थे। देखिए, सबसे पहली बात कि आप माओवादियों के स्ट्रक्चर को समझिए कि वो जनताना सरकार चलाते हैं और जनताना सरकार होती है और जनता की उनकी जो जन अदालत होती है, आप इसके बारे में कई बार इस शब्द को आपने सुना होगा। इसकी सबसे खास पहलू ये है कि वो जनता के बदौलत ही ये पूरा आंदोलन चला रहे हैं और जनता के लिए ही आंदोलन चलाने का वो जिक्र करते हैं या दावा करते हैं। ये माओवादियों का दावा है और जनता के दम पर ही उन्होंने 4 दशक से बस्तर में पूरा स्ट्रक्चर अपना तैयार करके रखा है, पूरा खाका खींच के रखा है और पूरे इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत की थी। लेकिन इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि बीते दिनों से 1 साल से जिस तरह से अबूझमाड़ में जो मुठभेड़ें हो रही हैं लगातार, पहले कहा जाता था कि जब माओवादियों के खिलाफ आखिरी लड़ाई होगी वो अबूझमाड़ में होगी, क्योंकि अबूझमाड़ 5000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है और इसे भेदना काफी मुश्किल है क्योंकि इसका अब तक राजस्व सर्वे नहीं हुआ है। पता ही नहीं अंदर कितने गांव हैं, कितने लोग हैं और लोग कैसे रहते हैं, किस तरह से सरवाइव करते हैं, रास्ता कैसा है। रास्ते का तो नाम करना ही बेईमानी होगा, पगडंडियों से लोगों का गुजारा होता है। और ऐसे इलाकों में माओवादियों ने अपने बड़े लीडरों को छुपा रखा था और वहीं से पूरा संगठन चलता था। पहले जो माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने की बात होती थी तो लगता था पहले हिडमा को समाप्त करना पड़ेगा, बटालियन से लड़ना पड़ेगा। लेकिन जवानों ने जो पैंतरा बदला और अब अबूझमाड़ में लगातार गमीर जैसा इलाका, मैं वहां पे ग्राउंड रिपोर्ट करने गया था, 38 किलोमीटर मैं पैदल गया हुआ था। गमीर का जो इलाका है उस इलाके तक फोर्स जारी और माओवादियों को पता नहीं चल पा रहा है कितनी बड़ी संख्या में फोर्स उनके उस कोर इलाके में पहुंच रही है। ये इस बात को गवाही करता है कि जनता अब माओवादियों का साथ नहीं दे रही है, क्योंकि पहले जनता ही माओवादियों का साथ देती थी
और फोर्स के आने की सूचना फोर्स के आने के पहले बिल्कुल यही पर उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। जुल्फिकार, एक शॉर्ट कमेंट आपसे चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन को लेकर जो सफलता मिल रही है, इसका इंपैक्ट आप कहां तक देखते हैं? क्योंकि यह भी एक राज्य है जो नक्सल प्रभावित है, सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित है, लेकिन यहां से जो मैसेज निकलकर सामने आता है देश के बाकी राज्यों में भी पहुंचता है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में माओवादियों का मारा जाना, इस बात के संकेत है कि आने वाले वक्त में माओवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहे हैं वो लगातार चलते रहेंगे। और दावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करना है। जब इतनी बड़ी संख्या में माओवादी मारे जा रहे हैं और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, लोगों के पास संचार साधन बढ़े हैं, व्हाट्सएप का दौर चल रहा है, तो अंदरूनी इलाकों में भी लोगों के पास मोबाइल हैं। तो बस्तर के अंदरूनी इलाकों में भी जो आदिवासी युवा हैं उनके पास भी मोबाइल हैं, उनके पास भी इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से माओवादी मारे जा रहे हैं। तो एक इस बात का भी डर है, हालांकि अपनी एक अलग विचारधारा है माओवाद की, वो विचारधारा किस तरीके से काम करती है उस पर बाद में चर्चा, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पे जो युवा है उनमें कहीं ना कहीं इस बात का दहशत होगा कि विकास का एक द्वार खुला हुआ है, नक्सलियों के लिए पुनर्वास की नीति है, बिल्कुल नई उद्योग नीति शामिल है, तो वहां से एक बेहतर जीवन जिया जा सकता है और दूसरा जीवन उनको माओवाद से दिखता है और जहां से उन्हें यह समझ में आएगा कि उसमें के साथ जाना, उनके साथ बिल्कुल। और सरकार का संदेश भी बिल्कुल साफ है, मुख्य धारा से जुड़े आप, आपकी मदद की जाएगी। अगर आप नहीं जुड़ते हैं तो खात्मे का इंतजार कीजिए, उसके लिए तमाम एक्शन प्लान तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए जुल्फिकार, बहुत बहुत शुक्रिया। विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े, नक्सल मामलों के जानकार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पीके मिश्रा जी, रिटायर्ड एडिशनल डीजी बीएसएफ हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।